हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है कॉज एंड इफेक्ट एसे विद एग्जांपल इन उर्दू एंड हिंदी। तो मैं उर्दू का इस्तेमाल करते हुए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसी तरह का एक टॉपिक उस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ जिसका टाइटल था कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स यू कैन गो अबाउट इट यूजिंग दोज टेक्निक्स, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो बात है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या है जी कि ये है क्या, किस बला का नाम है कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। और अगर कॉज एंड इफेक्ट ऐसे आप कहीं पे सुनते हैं या आपको लिखने के लिए असाइनमेंट मिलती है तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आपसे क्या जो है वो रिक्वायर किया जाता है, आपसे क्या जो है वो तवक्को की जाती है कि आप क्या करेंगे उसमें। तो इंट्रोडक्शन जो है उसमें देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट इज अ रेट्रिकल स्टाइल दैट डिस्कसेस नॉट सरप्राइजिंगली विच कॉजेज लीड टू विच रिजल्ट्स। तो कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कॉज होता है जी वजह और इफेक्ट होता है उसका असर, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट इज़ अ रेट्रिकल स्टाइल। अब रेट्रिकल स्टाइल राइटिंग में भी या स्पीकिंग में भी वो स्टाइल होता है जी जो हम देखते हैं ना ओरेशन के लिए, जो डिबेट में लोग यूज़ करते हैं, जो बाअसर किस्म का जो है वो स्टाइल होता है बोलने का या लिखने का, कि जिसमें उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद होता है कि वो इन्फ्लुएंस करें अपनी ऑडियंस को, ठीक है, और वो उनके दिल में उतर जाए बात, और वो इतने उससे करें, इस स्टाइल के साथ करते हैं कि उससे वाकई में वो जो है वो बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं लोग। परसुएशन या कन्विंसिंग के लिए भी ये स्टाइल यूज़ किया जाता है। नॉट सरप्राइजिंगली विच कॉजेज लीड टू विच रिजल्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट से नाम से भी जाहिर है, नॉट सरप्राइजिंगली का क्या मतलब कि इससे इतना ज़्यादा हैरान नहीं होते हम, हमें मुश्किल नहीं होती समझने में। नाम से ही जाहिर है कि विच कॉजेज लीड टू विच रिजल्ट। कॉज एंड इफेक्ट का क्या मतलब है, विच कॉजेज लीड टू विच रिजल्ट। क्या कॉजेज होते हैं किसी भी चीज़ के और फिर उससे रिजल्ट क्या निकलते हैं, असर क्या होता है या इफेक्ट क्या होता है उसका। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। अब इसमें अगर ये क्वेश्चन है आपका या ये टाइटल आप फॉर एग्जांपल लेते हैं अपने ऐसे का, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे का, तो उसमें कॉजेज अगर जो है वो टाइटल में लिखा हुआ है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, तो उसमें जाहिर है कॉजेज आप डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तो इसमें इफेक्ट्स आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफेक्ट भी हो सकता है या इफेक्ट्स भी हो सकता है। तो देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट नाम से ही जाहिर है कि वो ऐसे जो हम लिखते हैं किसी भी चीज़ का कॉज, और या किसी भी चीज़ के कॉज और उसके या उसका इफेक्ट बयान करने के लिए, ठीक है, कि उसका असर क्या होता है किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल कोई भी बीमारी ले लें, कोरोना ले लें फॉर एग्जांपल, तो उसमें देखें कि उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसकी वजूहात क्या होती हैं, किन वजूहात की बिना पे वो होता है, किन वजूहात की बिना पर वो पैदा होता है लोगों के अंदर, कैसे जाता है वो, और फिर उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसके असरात क्या हैं माशरे में या सोसाइटी में या लोगों पे या डिफरेंट एनवायरनमेंट्स का हम ले लें, स्कूल पे या मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है, या जो है वो किस तरह का फील करते हैं लोग और वो फिर किस तरह से उनकी एक्टिविटी को मुतासर करता है। तो ये सारे जो हैं ये फैक्ट्स होंगे। सेकंड क्या है जी, यू मे फाइंड दैट यू आर असाइंड टू राइट अ कॉज एंड इफेक्ट ऐसे फॉर अ राइटिंग क्लास, बट यू माइट ऑल्सो इनकाउंटर कॉज एंड इफेक्ट असाइनमेंट्स इन अदर डिसिप्लिन्स। अब देखें वैसे तो आमतौर पे जो है वो ऐसे आपको मिल सकता है क्लास में एज अ राइटिंग असाइनमेंट, लेकिन अब ऐसे भी जो है वो डिसिप्लिन्स में आप देख सकते हैं कि बाकी डिसिप्लिन्स में भी आपको असाइनमेंट इस तरह की मिल सकती है कॉज एंड इफेक्ट ऐसे की। अब वो क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल यू मे बी आस्क्ड टू राइट अबाउट द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी इन योर बिजनेस क्लास, और यू मे बी आस्क्ड टू राइट अबाउट द कॉजेज ऑफ द राइज इन ओबेसिटी रेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर योर नर्सिंग क्लास। अब देखें आपके जो है वो बिज़नेस, आप बिज़नेस क्लास का क्या मतलब कि आपकी जो है ये सिर्फ उस तरह नहीं है कि एकेडमिक उसमें, या आपका ये जो बचपन में हम जिस तरह करते हैं स्कूल लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे, बल्कि बाद में अगर आप बिज़नेस की क्लास ले रहे हैं तो उसमें भी जो है वो आपको अगर कॉजेज़ का कहा जाता है तो आपको कॉजेज़ का कहा जाता है जी कि फ़लाँ कंपनी, एक मखसूस कंपनी, एक ख़ास कंपनी, किस वजह से उसका डिक्लाइन हुआ, किस वजह से वो जो है वो नुकसान में चली गई या उसका ज़वाल क्यों हुआ। तो आप जो है वो उस पर जब लिखेंगे उसके कॉजेज़, तो वो कौन सा ऐसे होगा, कॉज ऐसे या कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। और यू मे बी आस्क्ड टू राइट अबाउट द कॉजेज ऑफ द राइज इन ओबेसिटी रेट्स, और आपको ये भी जो है वो कहा जा सकता है कि आप लिखें कॉज एंड इफेक्ट ऐसे किस पे, या कॉजेज लिखें किसके, कि जो मोटापे में इजाफा हुआ है, मोटापे के जो रेट है
उसमें इजाफा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में। आपकी नर्सिंग क्लास के अंदर आपको ये असाइनमेंट भी दी जा सकती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ स्कूल लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं होता, बल्कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं वहाँ पे भी आपकी जो क्लासेस होंगी, वहाँ पे आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपके जो कोर्सेज या क्लासेस हैं उनमें भी आपको इस तरह की असाइनमेंट्स मिल सकती हैं कि जहाँ पे आपको कॉज एंड इफेक्ट ऐसे की जो है वो उसका यूज़ करना पड़ता है और उसको लिखना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है, व्हेन राइटिंग अ कॉज एंड इफेक्ट essay you should be sure that you have researched the specific causes and are confident that you are demonstrating why they lead to particular results. अब देखें, जब आप एक कॉज एंड इफेक्ट ऐसे लिख रहे हैं तो आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि आपने अच्छे से जो है वो रिसर्च किया अपना टॉपिक, स्पेसिफिक कॉजेज़, मखसूस जो उसकी वजूहत हैं किसी भी अमल की या किसी भी चीज़ की, और आप एतमाद रखते हैं अपने ऊपर, खुद एतमादी आप में है कि जी आप जो भी बता रहे हैं और आप जो भी दिखा रहे हैं वो आपको पता है कि वो कैसे जो कॉजेज़ हैं वो उन पर्टिकुलर रिजल्ट्स या उन असरात का बाइस बनते हैं। अब मतलब इसका ये है सिंपली कि आपके जो कॉजेज़ हैं, जो आपने कॉजेज़ बयान किए हैं, वो आपने लिंक करने हैं अपने रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना कि फॉर एग्जांपल हमने कोरोना पे बात की कि जी ये कॉजेज़ हैं तो ये रिजल्ट्स निकलते हैं या ये असरात होते हैं, उनका ताल्लुक़ होना चाहिए, मतलब कि अगले को समझ आनी चाहिए पढ़ के या सुन के। अगर वो वैसे आप बोल रहे हैं कॉजेज़ और इफेक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन जहाँ हम राइटिंग की चूँकि बात करें तो राइटिंग में आपको जब आपने लिखना है कॉजेज़ और इफेक्ट्स दोनों लिखने हैं आपने, तो आपने ये जहन में रखना है कि रीडर जब पढ़ेगा तो उसको इसमें लिंक नज़र आना चाहिए, लॉजिकल लगना चाहिए जो भी आप बयान करें। ठीक है, ये हमेशा हर राइटिंग का जो है वो मकसद भी है और उसका जो है वो बेसिक नुक्ता है जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए और आपके एसे का हिस्सा होना चाहिए। यू मे इधर कंसनट्रेट ऑन कॉजेज इफेक्ट्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आप सिर्फ कॉजेज पे भी अपना फोकस रख सकते हैं, सिर्फ इफेक्ट्स पे भी, या दोनों पे भी। जिस तरह मैंने आपको भी कहा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो है जिसका टॉपिक है कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, तो उसमें भी ये होता है कि दो चीज़ों का आप कंपैरिजन पे भी जो है वो लिख सकते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, सिर्फ कंट्रास्ट पे भी लिख सकते हैं या दोनों पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और तभी वो असल मानों में कहलाएगा कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। तो ये चीज़ जो है ये इस पर भी अप्लाई होती है कि आप कॉजेज़ भी सिर्फ बयान कर सकते हैं किसी चीज़ के, इफेक्ट्स भी बयान कर सकते हैं और दोनों भी। ठीक है, इट्स अप टू यू। अब देखें यहाँ पे डायग्राम में देखें कि कॉज एंड इफेक्ट ऐसे स्ट्रक्चर्ड अराउंड द गोल ऑफ डिस्कवरिंग एंड डिस्कसिंग इवेंट्स दैट लीड टू सर्टेन रिजल्ट्स। तो ये कॉज बना हुआ है और आगे 3 उसके इफेक्ट्स हैं। तो देखें कि एक कॉज और इफेक्ट ऐसे जो है उसको ऐसे स्ट्रक्चर किया जाता है कि क्या लिखा हुआ है नीचे फिगर 1 के आगे कि उसको ऐसे स्ट्रक्चर किया जाता है ताकि क्या हो कि उससे पता चले कि जी ये वाले जो अवामिल हैं, ये वाले इवेंट्स जो हैं, ये वाले जो वाक़यात हैं, इनसे कौन से असरात या कौन से नताइज निकलते हैं। ठीक है, तो आपने ये क्लियरली बताना होता है कि इसकी वजह ये है, इस इफेक्ट की वजह ये है, इसका कॉज, इस इफेक्ट का कॉज ये है, ये होगा तो ये होगा। और साइंस बेसिकली इसी पे सारी बेस्ड है कि कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं, खोज जो लगाते हैं या साइंस की जो रिसर्च है उसमें कोई भी अगर असर हो रहा है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, तो हम उसके कॉज को देख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं हम और इसी को रिसर्च कहते हैं। वो अगर मिल जाती है, हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारी जो अभी तक जो हमारा लेवल है वो अगर उस तरह का है, उस जगह पे है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम नहीं कर पाते, लेकिन स्टिल वी लुक फॉर द कॉज, और कॉज होता है हर चीज़ के पीछे। इसी तरह किसी भी कॉज का इफेक्ट होता है। ठीक है, किसी भी वजह से कोई काम होता है तो उसका फिर वो असर भी होता है। It's important to remember that just because an event occurs before an effect does not mean that they are related. अब ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो हमेशा ये समझे कि कोई भी चीज़ हुई तो उसका किसी न किसी, आप वैसे अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि ये कॉज है। ठीक है, वो अनरिलेटेड भी हो सकते हैं कॉज और इफेक्ट। इसका ये मतलब कि आपके किसी काम से पहले अगर कोई और काम हुआ है तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, अब एक बंदा है जी, वो बीमार है, उसको सर में दर्द है। अब उसने जो है वो पैरासीटामोल या डिस्प्रिन ले ली तो वो ठीक हो गया। अब ये भी नहीं है, ये पक्का भी नहीं है कि उसको डिस्प्रिन से ही आराम आया, बल्कि हो सकता है कि वो वैसे भी ठीक होने वाला था, लेकिन उसने चूँकि डिस्प्रिन ले ली, अब वो क्या कहेगा कि मुझे डिस्प्रिन से आराम आया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं वैसे आपको मिसाल दे रहा हूँ,
हो सकता है, अक्सर होता है कि उसी की वजह से आराम आया होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह की आप किसी भी बीमारी पे लगा सकते हैं कि हम वो दवाई खाते हैं, हमें लगता है कि इसकी वजह से हमें आराम आया, लेकिन जब दोबारा हम वो दवाई खाते हैं उसी बीमारी के लिए तो फिर हमें अफाका नहीं होता। तो वो ये वजह होती है कि हमने उसके इफ़ेक्ट को देख के, आराम को देख के हम ये समझते हैं, हमें जो अफाका हो जाता है हम ये समझते हैं कि वो उसकी वजह से हुआ, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। अब यही चीज़ यहाँ पे की जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ है, वो भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यू मे बी मिसटेकिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और कॉरिलेशन फॉर कॉजलिटी विच कैन लीड यू टू सम फॉल्टी लॉजिक। अब देखें, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस, पहली चीज़ पहले, दूसरी दूसरे नंबर पे, जिस तरह हम कहते हैं 1 2 3 4। अगर मैं कहता हूँ 1 3 4 2, तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। तो आप देखें कि आप हो सकता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को या कॉरिलेशन फॉर कॉजलिटी, ये कॉज और इफेक्ट वाली जो बात है कि एक इफेक्ट का एक कॉज है और कॉज का एक इफेक्ट है, ये होता है कॉरिलेशन फॉर कॉजलिटी। तो इसको आप हो सकता है कि मिस्टेक कर रहे हो इसमें, ठीक है। आप जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या कॉरिलेशन को कॉजलिटी की जगह पे रख रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि जी पहले जो चीज़ हुई है तो वो हमेशा कॉज होगा, बाद में जो चीज़ हुई है वो हमेशा इफेक्ट होगा। तो ये इसका मतलब है कि वो हमेशा नहीं होता, विच कैन लीड यू टू सम फॉल्टी लॉजिक। और ये फिर किधर एंड अप होते हैं आप, फॉल्टी लॉजिक में, मतलब वो फिर आपका नुक्स रह जाता है लॉजिक में या मंतक में, और आप सही से बयान नहीं कर पाते या आपका नुक्ता सही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज पीपल हु ओन डॉग्स वॉक मोर डजेंट मीन दैट ओनिंग अ डॉग कॉजेज पीपल टू वॉक मोर। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है समझने के लिए कि आप ये नहीं कह सकते कि जो लोग जिन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं या जो कुत्तों के मालिक हैं वो ज़्यादा चलते हैं, वो ज़्यादा वॉक करते हैं, चहलकदमी ज़्यादा करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी अगर एक बंदे ने कुत्ता रखा हुआ है तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा चलेगा, वो ज़्यादा चहलकदमी करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुत्ता रखना ज़्यादा चहलकदमी या ज़्यादा चलने का बायस नहीं है। तो इट मे बी दैट पीपल हु लाइक वॉकिंग एंड वॉक अलॉट आर मोर लाइकली टू ओन डॉग्स। ये भी हो सकता है कि जी जिनका दिल ज़्यादा करता है वॉक का, तो वो कहते हैं यार कोई साथ पेट होना चाहिए, उसके साथ हम चले जाएं। तो देखें कि दोनों तरह से ये हो सकता है। हम जिसको समझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं जी कुत्तों की वजह से लोग चल रहे हैं, सही है, तो ये भी गलत होगा कि जी कुत्ता पालने की वजह से वो लोग चल रहे हैं कि जी उसको साथ लेके हम वॉक पे निकलते हैं तो खुद भी चल लेते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि उन लोगों को शौक है चलने का, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलें जी साथ कोई पेट हो तो, या कोई भी साथ हमारे अगर कोई पेट हो, डॉग हो, कैट हो, तो हम उसको वॉक पे लेके निकलेंगे तो क्या होगा कि हम ज़्यादा वॉक कर पाएंगे। तो देखें कि ये डिफरेंस है यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती आपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना है, ज़रूर बताना है, ताकि मैं उसको क्लियर भी करूँ और उस पर मज़ीद वीडियो भी बनाऊँ अगर उसमें कोई चीज़ इस वीडियो में कमी है तो। अच्छा, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में देखें जी, स्ट्रक्चर क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट ऐसे का, कि कॉज एंड इफेक्ट एसेज ऑफ्टन बिगिन विद अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, then follow with a thesis statement that includes the main cause and main effect or effects. They often use words like as a result of, because, since, consequently, due to और therefore. तो cause and effect ऐसे में अक्सर क्या होता है जी, शुरू कहाँ से होते हैं ये, जनरल इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। जो टॉपिक है आपका, जिस बारे में आप कॉजेज एंड इफेक्ट्स, जिसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल कोरोना का मैंने कहा तो कोरोना इसका टॉपिक होगा। तो कोरोना के जो जनरल इंट्रोडक्शन है ये है क्या, कोविड-19 क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, और ये कोविड है क्या, तो ये सारा जो है आप इसका इंट्रोडक्शन देते हैं शुरू में, देन फॉलोज विद द थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें मेन आइडिया मेंशन होता है जी, और ये वो सेंटेंस होता है, वो स्टेटमेंट होती है जिसमें आप मेन आइडिया मेंशन करते हैं, और ये इंट्रोडक्शन का हिस्सा होता है अक्सर औकात। इसमें आप ये बताते हैं क्लियरली कि मैं क्या आगे जो है वैसे मैं बताने जा रहा हूँ, क्या क्या बातें मैं करूँगा, वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे मेंशन होती हैं एक सेंटेंस के अंदर, ताकि उसको देख के रीडर को पता चल जाए, उसको पूरा ऐसे पढ़ के ना पता चले, बल्कि उसको सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट देख के पता चल जाए कि उसके काम कैसे है, उसके काम का टेक्स्ट है, उसके इंटरेस्ट का टेक्स्ट है, उसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। और इस थीसिस स्टेटमेंट में आप क्या रखते हैं, मेन कॉज और मेन इफेक्ट या इफेक्ट्स। तो मेन कॉज उसमें होना चाहिए और साथ इफेक्ट या इफेक्ट्स जितने भी जो भी आप उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दे ऑफ्टन यूज़ वर्ड्स लाइक एज अ रिजल्ट ऑफ। अब देखें इसमें आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ, ये आप किस लिए यूज़ करेंगे,
जो है उसको बताने के लिए, कॉज के लिए, कि इस कॉज की वजह से ये नतीजा निकलता है, बिकॉज इसकी वजह से, सिंस जैसा कि जिस तरह हम कहते हैं, कॉन्सिक्वेंटली भी रिजल्टेंटली है या एज अ रिजल्ट, ठीक है, ड्यू टू उसकी वजह से, या बिकॉज, और देयरफॉर भी जो है वो क्या होता है जी, देयरफॉर भी हम तब यूज़ करते हैं कि तभी, ठीक है, या इसी वजह से। तो देखें कि ये हम लगाते हैं कॉज और इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने ऐसे में या अपनी बात में, चाहे वो स्पोकन हो चाहे वो रिटन हो। द एसेज आर ऑफ्टन ऑर्गेनाइज्ड बाय ईदर एक्सप्लेनिंग द कॉज एंड देन द इफेक्ट्स, और एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट्स एंड देन द कॉजेज या कॉज। तो देखें दोनों तरह से आप कर सकते हैं। पहले आप कॉजेज को, जिस तरह मैंने उसमें कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे में भी ये बात बताई कि आप जो है वो पहले सिमिलैरिटीज़ बताते हैं, पहले डिफरेंसेस बताते हैं, या एक जो है वो पहले ले लेते हैं, एक सिमिलैरिटी एक डिफरेंस, एक सिमिलैरिटी एक डिफरेंस, एक डिफरेंस एक सिमिलैरिटी। तो ये आपके ऊपर होता है। तो आप दोनों तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहले कॉज को लेके चलेंगे, पहले इफेक्ट्स की बात करेंगे, पहले इफेक्ट्स की बात करेंगे या कॉज की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर एसे वर about high schoolers' jam-packed schedules, high demands, and early mornings cause increased anxiety, you could start by talking about a day in the life of a high school student, then talk about the effects. देखें, अब अगर आपका ऐसे जो है वो इस बारे में है कि कैसे स्कूल के जो बच्चे हैं वो उनके जैम पैक्ड स्केड्यूल्स होते हैं, मतलब कि उनको फुर्सत ही नहीं मिलती, हाई डिमांड्स, ठीक है, उनकी हाई डिमांड्स होती हैं और उनसे हाई डिमांड्स होती हैं, या एंड अर्ली मॉर्निंग्स, और उनको जल्दी सुबह उठना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है, डिप्रेशन होता है। तो यू कुड स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट अ डे इन द लाइफ ऑफ अ हाई स्कूल स्टूडेंट। आप हाई स्कूल स्टूडेंट की ज़िंदगी को ले सकते हैं, उसका एक दिन ले सकते हैं, उस पर जो है वो शुरू में बात कर सकते हैं ऐसे के शुरू में, देन टॉक अबाउट द फैक्ट्स। तो इस कॉज के ये जो है हाई डिमांड्स, अर्ली मॉर्निंग्स, जैम पैक्ड स्केड्यूल्स के जो है वो ये आप कॉजेज बता रहे हैं दो, इधर जो मेंशन्ड है, हाई डिमांड एंड अर्ली मॉर्निंग्स। तो ये दो अगर हम कॉजेज ले लें, जैम पैक्ड स्केड्यूल्स भी साथ है इसके बल्कि कॉज में, और हाई स्कूलर्स की एंग्जाइटी का जो कॉज के तौर पे हम इन तीनों को ले लें, जैम पैक्ड स्केड्यूल्स, हाई डिमांड्स एंड अर्ली मॉर्निंग्स, और हम कहते हैं कि इनकी वजह से एंग्जाइटी होती है, तो हम फिर क्या कर सकते हैं कि एक दिन को ले सकते हैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट की ज़िंदगी के, और उसमें हम फिर बता सकते हैं कि क्या असरात होते हैं, कैसे एंग्जाइटी जो है वो इन तीन चीज़ों की वजह से, इन तीन कॉजेज़ की वजह से होती है। तो ये आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब देखें ना, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है समझने के लिए कि कैसे हमने ऑर्गेनाइज करना है अपने एसे को। नो मैटर विच मेथड यू चूज़, be sure to support the claims and connections in your cause and effect essay fully with appropriate evidence. In your conclusion, reiterate the thesis and connection between the cause and effect and help the reader understand the most important takeaway of the essay. Remember to answer the so what question for your reader. तो जो भी मेथड आप चूज़ करते हैं जी लिखने के लिए, आपने ये देखना है कि मैं जो भी क्लेम कर रहा हूँ, क्लेम क्या होता है, जो थीसिस स्टेटमेंट में आप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एंग्जाइटी की वजूहात ये वाली हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं। हाई स्कूलर्स क्यों जो है वो एंग्जाइटी का शिकार हैं जी, क्योंकि जैम पैक्ड स्केड्यूल्स हैं, हाई डिमांड्स हैं उनसे, और अर्ली मॉर्निंग उनको जो है वो उठना पड़ता है, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो इस वजह से जो है वो उनको एंग्जाइटी होती है, ये एंग्जाइटी का शिकार होते हैं वो। अब मैंने ये क्लेम किया है कि इन चीज़ों की वजह से, मैं दावा कर रहा हूँ कि इन वजूहात की बिना पे ऐसा होता है, तो मुझे फिर सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है, मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे एविडेंस देना है, ठीक है। एंड कनेक्शंस इन योर कॉज एंड इफेक्ट ऐसे फुल्ली विद अप्रोप्रिएट एविडेंस। तो आपके पास सबूत होने चाहिए। आपके पास वैसे बात कोई भी आप नहीं कर सकते, स्पेशली एकेडमिक राइटिंग में आपके पास सबूत होने चाहिए हर बात के कि जी इस वजह से, स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, ग्राफ्स, फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसे कहते हैं, ठीक है। इन योर कंक्लूजन रीट्रेट द थीसिस। कंक्लूजन में क्या करना चाहिए, हर ऐसे का कंक्लूजन होता है और उसमें आपने रीट्रेट मीन्स रिपीट, आपने थीसिस को ही रिपीट करते हैं आप, लेकिन अब चूंकि आप उस पर डिस्कशन कर चुके हैं बॉडी पैराग्राफ्स में, तो आपके लिए जो है और तरह से आप बयान करते हैं उसको, ठीक है। कि मैंने जिस तरह बात की ऊपर के बॉडी पैराग्राफ्स में, तो उनके बिना पे मैं ये कहता हूँ अभी कि ये नतीजा निकलता है, मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि ये वाकई में एंग्जाइटी जो कॉज होती है वो इन तीन चीज़ों की वजह से या इन तीन वजूहात की बिना पे होती है। तो आपने कनेक्शन बनाना है, ठीक है। एंड हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे ऑफ दिस, और आपने उसमें से सबसे ज़्यादा अहम
बात भी रीडर को जो है वो मेंशन करनी है कि आपके लिए क्या टेक अवे, आप इससे क्या लेके जा सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। और ये जो आखिरी बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी राइटिंग या किसी भी बात के लिए, आप स्पोकन में देखें या रिटर्न में, कोई भी बात आप किसी से कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो कहे फिर क्या, सो व्हाट, ठीक है, एग्जैक्ट देखें ट्रांसलेशन है सो व्हाट, फिर क्या। नहीं हम कहते हैं जी, कोई कहता है जी ये हो गया ये हो गया, आप कहते हैं फिर क्या, क्या करें। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो कहे फिर क्या तो आप बता सकेंगे फिर ये, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर एंग्जाइटी होगी। अगर आपका जो है वो सुबह उठोगे जल्दी, आप जो है वो इस तरह के इन्वायरमेंट में काम करें, ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डिमांड्स है बच्चों से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैम पैक्ड स्केड्यूल्स हैं, तो फिर आपको एंग्जाइटी होगी। आप किसी बच्चे को ये बता सकते हैं, अपना भाई हो सकता है, कोई और हो सकता है, दोस्त का भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, तो आप देखेंगे, या खुद आप हाई स्कूल में हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कि आप आंसर कर पाएँ कि जी फिर क्या को आप आंसर कर पाएँ, कि आपको इम्पोर्टेंस का पता हो अपने ऐसे की। सही है। अच्छा, टेक्निक्स फॉर राइटिंग कॉज एंड इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट ऐसे, इसमें क्या है जी, देयर आर 3 बेसिक फॉर्मेट्स फॉर राइटिंग अ कॉज और इफेक्ट ऐसे। तो पहला क्या है, सिंगल इफेक्ट विद मल्टीपल कॉजेज, एयर पोल्यूशन इज द इफेक्ट एंड स्टूडेंट्स वुड आइडेंटिफाई सेवरल कॉजेज। अब देखें यहाँ पे 3 बेसिक कॉजेज जो हैं वो मेंशन किए गए हैं कॉज और इफेक्ट ऐसे के, जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक ये है कि एक इफेक्ट हो और काफ़ी सारे उसके कॉजेज हों, एक असर हो, एक कोई चीज़ हुई है उसकी कई सारी वजूहत हैं। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन इफेक्ट है जी, ठीक है। यहाँ जो है वो हवा में क्या है, हवा में आलूदगी है, तो एयर पोल्यूशन जो है वो इफेक्ट है। अब इसकी वजूहत क्या है, अब ये जो है ये काफ़ी सारी वजूहत हैं जी इसकी। देखें बाहर जो है वो फैक्ट्रीज़ में से जो फ्यूम निकलता है, धुआं, वो ख़राब कर रहा है, जो कार्स में से निकलता है धुआं, या वो जो जलता है फ्यूल, उससे कितनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज होती है, ठीक है। तो ये देखें कि ये जो जितनी भी इसके कॉजेज़ हैं ये काफ़ी सारे। इफेक्ट क्या है, एयर पोल्यूशन। इसी तरह दूसरा जो आप यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, सिंगल कॉज विद मल्टीपल इफेक्ट्स। कॉज एक हो, वजह एक हो, लेकिन उसके इफेक्ट्स काफ़ी हों, ठीक है। बुलिंग इज़ द कॉज एंड स्टूडेंट्स वुड एस्टेब्लिश सेवरल इफेक्ट्स इट हैज़ ऑन चिल्ड्रन। अब बुलिंग, अगर ये बुली करते हैं, आपको बताया स्टूडेंट्स एक दूसरे को जो है वो डिफरेंट तरह से तंग करते हैं और बुली करते हैं, चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होता है, ये कॉज होता है, वजह बनती है, और इससे लोगों को या स्टूडेंट्स में काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। लोग पढ़ने का दिल उनका नहीं करता, उनका स्कूल जाने का दिल नहीं करता, उनका वो उस तरह अटेंशन नहीं दे पाते, क्योंकि डर रहे होते हैं वो हर वक्त कि हमें कोई बुली ना कर दे, या जो है वो हमसे ये चीज़ कोई ना छीन ले। तीसरा जो है वो है कॉजल चेन। अब इसमें क्या होता है जी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट, कॉजल चेन्स शो अ सीरीज ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अब इसमें सीरीज़ होती हैं, इसमें दोनों ज़्यादा होते हैं, कॉजेज भी और इफेक्ट्स भी। इसमें एक सिंगल कॉज भी नहीं होता, एक इफेक्ट भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक कॉज्ड अ डिक्रीज इन पेडेस्ट्रियन फर्टिलिटीज़ फ्रॉम कार क्रैशेस। हाउ, अब देखें जो कोविड-19 आया वही लिखा हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक, उसकी वजह से क्या हुआ जी, पेडेस्ट्रियन फर्टिलिटीज़, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं पेडेस्ट्रियंस, उनकी जो अमवात हैं कार के साथ टकराते हुए जो फोत हो जाते थे या हलाक हो जाते थे लोग, ठीक है, पैदल चलने वाले, तो उनकी अमवात में कमी आई है, वो कम मरे हैं ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। कैसे, द पेंडेमिक कॉज मोर पीपल टू शेल्टर इन प्लेस एंड रिड्यूस ड्राइविंग ओवरऑल। पेंडेमिक की वजह से बाहर, चूँकि कोविड हुआ था तो लोग बाहर निकल भी नहीं रहे थे, ठीक है, और उसकी वजह से दूसरी बात क्या थी जी कि ड्राइविंग भी कम थी, लोग वैसे भी बाहर कम निकल रहे थे, ड्राइविंग बेशक वो कर रहे हों, गाड़ी के अंदर हों, फिर भी वो कम बाहर निकल रहे थे कि कहीं से हम कैच ना कर लें कोविड को। तो देखेंगे कितनी अच्छी एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि जो पेंडेमिक है उसकी वजह से लोग कम निकल रहे थे खुद भी, इस वजह से भी एक्सीडेंट्स कम हो रहे थे लोगों के और कार्स के, और ओवरऑल भी लोग जो है वो ड्राइविंग कम कर रहे थे ड्यू टू पेंडेमिक। विथ फ्यूअर कार्स ऑन द रोड पेडेस्ट्रियन डेथ्स फ्रॉम कार्स वर रिड्यूस्ड। क्योंकि कार्स ही कम थी रोड पे, तो इस वजह से पेडेस्ट्रियन जो उनकी पैदल चलने वाले लोगों की अमवात हैं वो भी कम थी,
कार से टकरा के या एक्सीडेंट में, ठीक है, होता है ना कि कोई गाड़ी आती है वो मार के चली जाती है, या वो स्पीड में आ रहे होते हैं वो फुटपाथ पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, या रास्ते में लोग पार कर रहे होते हैं रोड तो उनको लग जाती है। तो देखें कि ये किस वजह से कम हो गई जी, कोविड-19 की वजह से। तो देखें कि यहाँ पे कॉजल चेन से हमें ये पता चलता है कि इसमें कॉजेज़ भी ज़्यादा हो सकते हैं, इफेक्ट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, या दोनों भी ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कॉजेज़ के एक से ज़्यादा इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, या एक कॉज के बहुत सारे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपने समझनी है कि कैसे लिखा जा सकता है, कौन से फॉर्मेट्स हैं जिनको आप यूज़ करके कॉज और इफेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सैम्पल कॉज एंड इफेक्ट ऐसे है जो क्या है होमलेसनेस पे। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको जस्ट पढ़ के ये समझ आ जाए कि कैसे जो है वो आपने लिखना है, मतलब थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे है, थोड़ा सा कॉजेज़ के बारे में बता दूंगा कि कहाँ पे हैं, इफेक्ट्स कहाँ पे हैं और कंक्लूजन कहाँ पे। अब देखें, शुरू में देखें, द होमलेस एपिडेमिक इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन नियरली एवरी मेजर सिटी अक्रॉस द कंट्री। जी, होमलेस एपिडेमिक। अब देखें जी, होमलेस एपिडेमिक का क्या मतलब, जिन लोगों के घर नहीं है, बेघरी या बेघर होना, ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है। अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, देयर आर ओवर 500,000, ये होता है 5 लाख पीपल एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस ऑन एनी गिवन नाइट। तो देखें कि यूएस डिपार्टमेंट के जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का सर्वे कह लें, या उन्होंने जो देखा वो क्या है जी, उनके मुताबिक देयर आर ओवर 5 लाख पीपल, 5 लाख लोग जो हैं वो बेघर हैं या वो बेघरी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑन एनी गिवन नाइट, हर किसी भी रात को। इट्स अ डिफ़िकल्ट चैलेंज टू टैकल प्रिसाइजली बिकॉज इट इज़ सो मल्टीफेसिटेड बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉजेज एंड इट्स फार रीचिंग इफेक्ट्स। ये जो है ये बहुत मुश्किल मरहला या चैलेंज है कि इसको बहुत अच्छे से जो है वो टैकल किया जाए, इसके साथ डील किया जाए, क्योंकि इसके बहुत सारे रुख हैं, ये एक चीज़ नहीं है, मतलब इसकी कई काफ़ी सारी वजूहात हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉजेज भी इसके काफ़ी सारे एंड इट्स फार रीचिंग इफेक्ट्स, और इसके दूररस जो नताइज हैं या असरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं या मल्टीफेसिटेड हैं, उसके काफ़ी सारे चेहरे हैं या रुख हैं, ठीक है जी। मल्टीफेसिटेड कहते हैं जिसके काफ़ी सारे पहलू हों, मुख्तलिफ एक चीज़ के काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हों जो इन्फ्लुएंस कर रही हों एक चीज़ को। Homelessness affects not only the people who must struggle to survive on the street, but also the business owners or residents in the neighborhoods. Homelessness जो है न सिर्फ उन लोगों को जो है वो अफेक्ट करती है जो स्ट्रीट पे होते हैं, बल्कि उन लोगों को भी जो बिजनेस ओनर्स होते हैं या जो आसपास मोहल्लों में हमसायों में लोग रहते हैं, हमसाए में, तो उनको भी अफेक्ट करते हैं। पेटी क्राइम एंड ड्रग अब्यूज़ आर कॉमन जी। तो ये जो छोटे मोटे जो क्राइम्स होते हैं और ड्रग अब्यूज़ होती है, अद्वियात का गलत इस्तेमाल होता है, वो आम है। While many factors have contributed to the rise in homeless rates, one of the most profound is the lack of adequate social support services. तो देखें, वैसे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स, काफ़ी सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से होमलेसनेस या होमलेस रेट्स बढ़ते हैं, लोगों में बेघरी ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक बहुत मेन जो वजह है वो क्या है, सोशल सपोर्ट। लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं है जी, वो सर्विसेज नहीं है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे की मदद करें, तो उसमें वो नाकाफ़ी है और उसमें जो है वो काफ़ी होना ज़रूरी है या एडिक्वेट होना ज़रूरी है। अब देखें, ये जो है जी ये हो गया इंट्रोडक्शन, सही है। अब देखें, बाय डेफिनेशन अ होमलेस पर्सन इज समवन विदाउट अ परमानेंट होम, ये क्या है, इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी भी जी, उसका बता रहे हैं कि होमलेसनेस होती क्या है, जिसका परमानेंट हाउस ना हो, परमानेंट होम ना हो, तो उसको क्या कह रहे हैं, होमलेस पर्सन। तो वो कहीं पे भी जो है वो अपना घर जिसके पास ना हो, वो कहीं पे भी रात गुजारेगा या दिन गुजारेगा। तो ये चीज़ जो है ये अभी किसको बयान करें, ये इंट्रोडक्शन में जो है वो क्या चीज़ है जी, ये अब थीसिस स्टेटमेंट है बेसिकली, ठीक है। अब नीचे देखें आप, सोशल सपोर्ट सर्विसेज, बल्कि इसको अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ें, फैसिलिटी कैन प्रोवाइड इनफ होमलेस शेल्टर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, द पीपल हु वुड अदरवाइज स्लीप ऑन द स्ट्रीट्स कैन स्लीप फार मोर सेफली विद अ कंसिस्टेंट रूफ ओवर देयर हेड्स। तो ये वजह इसकी बताई गई और हल बताया गया कि अगर
हर सिटी जो है वो इस तरह के होमलेस शेल्टर्स उनके लिए बना दे और बाकी अफोर्डेबल हाउसिंग कर दे जो वो ख़रीद सकें, जिस पे वो रह सकें लोग, तो फिर क्या होगा कि वो जो सड़कों पे सो रहे हैं, गलियों में सो रहे हैं, वो भी कम हो जाएंगे और बहुत अच्छे से वो जो है सेफ्टी का ख्याल करते हुए वो अपने ऊपर जो है उनके सरों पे छतें होंगी और वो आराम से ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। अब देखें, अब social support services, whether they are funded publicly or privately, would be able to tackle many of the immediate and long-term challenges that face many experiencing homelessness. अब ये जो है वो उसके क्या बता रहे हैं जी, वजूहात का बता रहे हैं कि कैसे उनको करेक्ट किया जाए। ठीक है, आप देखें, द इंडिविजुअल स्टोरीज ऑफ ईच पर्सन गोइंग थ्रू होमलेसनेस विल वेरी, वो चेंज होती हैं, हर किसी की अपनी कहानी है। दिस लीड्स टू डाउनवर्ड स्पाइरल, ये आखिरी सेंटेंस भी इसका पढ़ रहा हूँ, दिस लीड्स टू अ डाउनवर्ड स्पाइरल दैट ड्राइव्स द पर्सन डीपर एंड डीपर इनटू द डेप्थ्स ऑफ क्रिपलिंग पॉवर्टी एंड आइसोलेशन। तो ये देखें, ये बता रहा है कि अगर होमलेसनेस होगा तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं। बिकॉज द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस, दिस मे पुट प्रोफाउंड स्ट्रेन ऑन पर्सनल रिलेशनशिप्स, ये इससे पिछला मैं कह रहा हूँ आपको बयान। तो देखें, ये इफेक्ट्स का बता रहा है कि होमलेसनेस के क्या इफेक्ट्स हैं। द इम्पैक्ट एक्सटेंड्स वेल बियॉन्ड द इंडिविजुअल टू, ये भी इफेक्ट है जी कि वो सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं बल्कि उससे भी आगे जो है वो असर करता है। और वो सिर्फ होमलेसनेस जो है उसकी वजह से सिर्फ एक कॉज नहीं होता, तो उसके काफ़ी सारे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कॉज ये है होमलेसनेस, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, दूरस हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें से एक ये है कि दिस में प्रोफाउंड स्ट्रेन ऑन पर्सनल रिलेशनशिप्स, तो पर्सनल रिलेशनशिप्स पे असर पड़ता है। लोगों के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो उस तरह के नहीं रहते अगर उनमें होमलेसनेस है किसी में। इसी तरह ड्रग अब्यूज़ कैन बिकम एन इशू, सही है। फिर वो देखें ना, वो जो सख्तियाँ होती हैं, इस तरह की जो मुश्किलात होती हैं, गम दुख, इसको कम करने के लिए, मिटाने के लिए लोग फिर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और उस तरफ चले जाते हैं। तो ये देखें कि ये जो है डिफरेंट इसके इफ़ेक्ट्स हैं हाउसलेसनेस के। और लोग करें तो क्या करें, क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं होती, उनके मसाइल होते हैं बहुत सारे। और अगर बंदा यहाँ पे रहे इस तरह के उसमें सर्कमस्टेंसेस में, तभी उसको अंदाज़ा होगा कि ये किन मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं ये लोग, और फिर ये क्यों इस तरफ आते हैं ड्रग अब्यूज़ की तरफ और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ। तो ये गलत कामों में पड़ जाते हैं। गुर्बत जो है वो क्या कुछ नहीं करवाती, और यही वजूहात हैं कि लोग फिर इस तरह के कामों में पड़ते हैं। और हमारा जो माशरा है, हमारा जो मुल्क होता है, वो डिक्लाइन की तरफ जाता है, वो ख़राबी की तरफ जाता है, वो ज़वाल की तरफ जाता है। अच्छा, अब मैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। बिजनेसेस मे क्लोज एट द एरिया बिकम्स टू प्रोन टू थेफ्ट एंड प्रॉपर्टी क्राइम। अब देखें, जब बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, क्या कहते हैं, शुरू से बल्कि इसको पढ़ते हैं जी। द इम्पैक्ट एक्सटेंड्स वेल बियॉन्ड द इंडिविजुअल टू, ठीक है, ये हमने किया कि वो इंडिविजुअल से वो इनफरादी या अपना जो उसका एक बंदे का अपना जो असर है उससे काफ़ी दूर तक है होमलेसनेस का असर। एज होमलेसनेस बिकम्स एन इंक्रीजिंगली विजिबल इशू इन अ नेबरहुड, होम वैल्यूज़ कैन प्लूमेट, वो फिर बढ़ जाती है। ठीक है, होम वैल्यूज़ ख़राब हो जाती हैं, उनका ख़राब होना बढ़ जाता है। मिडिल एंड वर्किंग क्लास फैमिलीज़ में मूव आउट, प्रोवाइडिंग अ बिगर ओपनिंग फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्राइम। तो मिडिल और वर्किंग क्लास जो फैमिलीज़ हैं वो क्या होते हैं जी, वो फिर बाहर निकल जाती हैं, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जराइम वो लेते हैं, क्या कहते हैं, जन्म लेते हैं। बिजनेसेस में क्लोज एज द एरिया बिकम्स टू प्रोन टू थेफ्ट एंड प्रॉपर्टी क्राइम। जब वहाँ पे आपके नेबरहुड में इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं तो आपको हर वक्त डर लगा रहता है, और आप जब वहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर और भी ज़्यादा क्राइम हो सकते हैं, आपके साथ भी क्राइम हो सकता है। फिर बिजनेसेस भी क्लोज हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ हो रही होती हैं। अब ये देखें कि ये सारे इधर कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं। शुरू में इंट्रोडक्शन किया गया है, उसमें थोड़ा सा जो है वो ये भी बताया गया है जी कि डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन होमलेस पर्सन क्या होता है। सेकंड पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। लास्ट में देखें, एवरी सिटी एवरी नेबरहुड फेसेस यूनिक चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू होमलेसनेस। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इख्तिताम, ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। While the specific root causes can vary between individuals, the lack of adequate social services is a leading contributor. तो मेन वजह जो है होमलेसनेस की वो क्या है, the lack of adequate social services। ऊपर देखें, लास्ट लाइन पहले पैराग्राफ की क्या है, आखिर में, one of the most profound is the lack of adequate social support services। वही बात रिपीट हो रही है यहाँ पे, नहीं हो रही। तो देखें कि वही थीसिस स्टेटमेंट जो है यहाँ पे
रिपीट होगा इन कंक्लूजन, और वही एक अच्छा ऐसे कहलाएगा कि जिसके कंक्लूजन में आपने उसका थीसिस स्टेटमेंट रिपीट किया है, बट बेस्ड ऑन ऑल द डिस्कशन दैट हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ द बॉडी पैराग्राफ्स. अच्छा, द राइट सोशल सर्विसेज कैन एड्रेस, रिड्यूस और इवन रिमूव सम ऑफ दीज अदर underlying causes with powerful effects for both the individual and society at large. Homelessness is a pressing issue and one that must be approached with tact and compassion. अब ये आखिर में देखें, ये अब कोशिश क्या की जा रही है कि रीडर को ये बताया जाए कि सो व्हाट, होमलेसनेस है तो फिर क्या. अब इसको ये आंसर करना है, विद पावरफुल इफेक्ट्स फॉर बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एट लार्ज, होमलेसनेस इज अ प्रेसिंग इशू. ये बहुत बड़ा मसला है, एंड वन दैट मस्ट बी अप्रोच विद टैक्ट एंड कंपैशन. इसको बड़े हमें जो है ना प्यार मोहब्बत से और बड़े जो है वो अक्लमंदी के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा, लोगों के लिए आसानी करनी पड़ेगी. मतलब लोगों के पास घर होना ये हमारे लिए भी फ़ायदे की बात है. कैसे? अगर उनके पास घर होगा तो वो हमारे से नहीं छीनेंगे कोई चीज़, वो अपने जो है वो अपने घर में होंगे, वो आराम से होंगे, तो हमें वो तंग नहीं करेंगे. अब एक आपके सोचें कि हमसाए में एक बंदा है जो बहुत ही गरीब है, सही है, तो वो ज़ाहिर है किसी भी क्राइम की तरफ फिर आ सकता है. कोई उसको लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपए इस तरह पैसे दे के जो है वो क्या कर सकता है, उसको किसी भी काम पे लगा सकता है. तो वो कल आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है, हमसाए में चूँकि आप हैं. तो देखें कि वो अगर उसको खाने को नहीं मिल रहा तो हो सकता है कहे कि साथ वाले घर में मैं चला जाता हूँ, कोई चोरी वगैरह कर लेता हूँ, डकैती कर लेता हूँ. तो ये हमारे लिए एज अ माशरा बहुत ही वैल्यूएबल है और बहुत फ़ायदेमंद है कि हम हर किसी का ख्याल करें आसपास, और देखें कि अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करें, ताकि वो गुर्बत में ज़्यादा बढ़ गया अगर, और उसको किसी ने लालच देकर हमसे ही कोई चीज़ छीनने का कहा, तो वो हमसे छीनने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा. तो हमने कोशिश करनी होती है कि हर तरह से जो है वो लोगों की मदद करें और हर किसी के काम आए. तो देखें कि होमलेसनेस से हमें ये पता चला इसको पढ़ के, और रीडर को ये पता चलेगा कि जी कितना ज़रूरी है होमलेस लोगों को जो है वो हेल्प करना, और हमारे ऊपर कितनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम लोग होमलेस नहीं हैं. तो इसके फ़ायदे क्या हैं होमलेस ना होने के, और इसके नुकसानात क्या हैं, दोनों से हमें अगर जो है वो पता होगा, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या वजूहत होती हैं, किन वजूहत पे होमलेसनेस होती है, और फिर होमलेसनेस के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, लोग क्या कुछ कर बैठते हैं होमलेसनेस के जो है वो उसमें दुख में या गम में. तो ये चीज़ें हमने कैसे पता की, इस ऐसे को पढ़ के. अब इस ऐसे को पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा और मैंने आपको बताया भी उस हिसाब से नहीं है, लेकिन सिर्फ मकसद ये था कि इसको आप पढ़ें, देखें. यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं वीडियो, इसको देखें कि कहाँ पे जो है वो थीसिस स्टेटमेंट है, फिर कहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं कि वो है कॉजेज़ हैं, कहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं, कहाँ पे जो है वो कंक्लूजन है, कहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट को रिपीट किया गया है, कहाँ पे जो है वो सो व्हाट को आंसर किया गया. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें मैंने अभी आपको बताई हैं. एक बार फिर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. अगर कोई भी क्वेश्चन अभी भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस का भी मुझे जो है वो आप आइडियाज़ दें, ताकि मैं और भी वीडियोस इस तरह की बनाता रहूँ, राइटिंग पे हो चाहे वो या बाकी स्किल्स पे हो, जो कि 4 बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज की, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.